Amazon आईएनसी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन जाती है। इधर फ्लिपकार्ट ने इंडिया ई कॉमर्स का नक्शा ही बदल दिया था। चाइना में अलीबाबा ने भी लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया था। उसके बाद तो इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस की जैसे बाढ़ ही आ गई। ग्रोफर्स, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनीज ने लोगों की लाइफ में एक ऐसी वैल्यू ऐड की जिसकी वजह से लोगों ने इनको अपने सर पर बिठा लिया। मगर क्या किसी ने एक बात पर नोटिस किया कि इनमें से कोई भी कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं था। ये बस किसी और का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रही थी। कोई भी प्रोडक्ट ना होने के बाद भी जेफ बेजोस जैसे लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। वहीं जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, जो एक वक्त पर हर जगह रिजेक्ट हो जाते थे, वो चाइना कंट्री के आज भी फिफ्थ सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सप्लाई चेन युक्ति। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसी साइंस जिस पर बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। मगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी इंपॉर्टेंस और इसके पोटेंशियल का पता चला, ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको और एक्सप्लोर करना शुरू किया। और एग्जाम्पल आपके सामने है, Amazon, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, जोमेटो, स्विगी जैसी सक्सेसफुल बिजनेसेस। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की। एक ऐसी साइंस जिसका फोकस ना ही सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, बल्कि सेल्फ ग्रोथ भी इसका मूल मंत्र रहा है। सेल्फ ग्रोथ मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी टर्म को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स। मतलब ये एक लॉजिस्टिक का ही दूसरा रूप है। मगर अब लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक लिमिटेड नहीं रह गई है। ये एक वो कंपोनेंट है जो अपने आप में एक साइंस है, एक ऐसा फैक्टर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भले ही बुलंदी तक ना पहुंचाए, मगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डूबने से जरूर बचा सकती है। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें जो मैं इसकी इतनी बड़ाई कर रहा हूं? याद है मैंने कहा था, इट इज ए फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फीडिंग द कस्टमर्स at the right time and at the right cost without being fat, while keeping in mind that the customer satisfaction and self growth is the only and ultimate goal। चलो इसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मैनेजमेंट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। सिंपल मतलब कोई ऐसी वस्तु या प्रोडक्ट या मटेरियल को किसी दूसरे को बांटना या उस तक पहुंचाना। जैसे हम बोलते हैं ना, ये प्रसाद लोगों में बांट दो, या इंग्लिश में प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रसाद अमंग पीपल। लेकिन जब मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, मैनेजमेंट, मतलब अब मैं बोल रहा हूं कि इसको, प्रोडक्ट को सिर्फ बांटना ही नहीं है, बल्कि मैनेज करके बांटना है। जैसे जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है, वो ऐसे ही किसी भी स्टेट को या किसी भी सेक्टर को कोई अमाउंट एलोकेट नहीं कर देती। पहले वो स्टेट या सेक्टर आइडेंटिफाई करती है, फिर किस सेक्टर को कितनी फंड की जरूरत है, किसमें बहुत सुधार होना है, ये या कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मिनिमम फंड से भी काम चल सकता है, फिर कौन सी स्टेट की क्या नीड है। कोई स्टेट हो सकता है सेल्फ सफिशिएंट हो, और कोई स्टेट हो सकता है तो बहुत बैकवर्ड पोजीशन में हो। तो ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट हर सेक्टर और हर एक स्टेट को फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको ही हम बोल सकते हैं फंड्स को मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूट करना। हम लोग भी तो अपनी सैलरी को इसी तरह मैनेज करते हैं ना, कि इतने पैसों से राशन का खर्चा होगा, ये अमाउंट बच्चों की स्कूल की फीस के लिए है, या ये अमाउंट घर की यूटिलिटी बिल्स के लिए। फिर अगर कुछ अमाउंट बचता है तो उसको हम सेव करते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर उन खर्चों के लिए बचा कर रखते हैं जो ऑल ऑफ ए सडन क्रिएट हो सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं अपने मटेरियल या गुड्स के साथ। कौन से गुड्स के साथ? जो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। अगर कोई मैनेजमेंट ही नहीं होगा तब क्या होगा? कभी माल खत्म हो जाएगा तो कभी बहुत ज्यादा एक्सेस में बचा हुआ पड़ा मिलेगा। अब नॉन पेरिशेबल आइटम्स में तो एक बार समझ भी आता है कि फ्यूचर में यूज हो जाएगा, मगर सोचो कि पेरिशेबल गुड्स में ऐसे स्टॉक का क्या होगा जो एक ऐसी क्वांटिटी में बच गया जिसकी कोई सेल ही नहीं होने वाली है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, कुक्ड फूड्स,
फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट एटसेट्रा। और अगर ये बार बार होता है तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई डूबने से बचा सकता है? ये तो वो एक कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट या पीडीएम का, जो अभी हम सैंपल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम और भी ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। चलो, थोड़ा ये तो समझ में आया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है क्या, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये एक लॉजिस्टिक्स की फॉर्म है और ये क्यों जरूरी है। इसके लिए समझ लेते हैं कि वो क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना देते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसके बिना आज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल अधूरा है और बहुत वीक भी, और जिसको मास्टर करके बहुत सी कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई। तो मेरा पहला पॉइंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये सबसे पहला एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का। ऑर्डर चाहे सेल्स टीम के थ्रू रिसीव हो या फिर डायरेक्ट कस्टमर से, सप्लायर को सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि वो ऑर्डर जल्द से जल्द प्रोसेस होना चाहिए, और जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट या कंसर्न्ड ऑफिसर है उसके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर हो। क्योंकि ये सबसे पहली कड़ी है, इसलिए इसमें छोटी सी चूक कंप्लीट पीडीएम प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। सेल्स टीम के बाद यही वो टीम है जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट टच में रहती है। तो जब भी कोई बायर किसी सेलर की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, तब ऑर्डर प्रोसेसिंग टीम की परफॉर्मेंस उस रिपोर्ट में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। इन्वेंट्री, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट एक वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब है स्टॉक। स्टॉक नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, मतलब डायरेक्टली रेवेन्यू लॉस। और स्टॉक बहुत ज्यादा होगा तो सीधा सीधा असर वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है, मतलब आपका मैक्सिमम फंड स्टॉक के रूप में ब्लॉक हो जाता है। एक्सेस स्टॉक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आज के कंपटीशन में बहुत ही जल्दी आउट ऑफ डेटेड या आउट ऑफ फैशन हो जाता है। फिर चाहे वो कमोडिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, टेक्सटाइल की हो, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन और फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। पेरिशेबल गुड्स या एफएमसीजी सेक्टर में तो एक्सेस इन्वेंट्री का मतलब प्योर लॉस है, बिकॉज दिस सेक्टर हैज वेरी लिमिटेड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको अधिक समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो मुझे पूरी साइंस लगती है। इसमें ना सिर्फ आपका पास्ट कंजम्पशन रिकॉर्ड स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि फ्यूचर फोरकास्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बावजूद भी आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग बिल्कुल सटीक होगी, कोई गारंटी नहीं है। कभी डिमांड सडनली और एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और कभी इतनी नीचे गिर जाती है कि सारे घोड़े फेल हो जाए। कोविड में फेस मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड को देखा होगा। सप्लाई न होने की वजह से एक कॉटन का मास्क भी 150 रुपए का मिल रहा था मार्केट में, और सैनिटाइजर तो ऐसे गायब हो गए थे मार्केट से जैसे कभी उनकी इन्वेंशन ही ना हुई हो। इसके अलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यही वो फैक्टर है जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी कस्टमर को जरूरत हो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, और कस्टमर भी नहीं चाहेगा कि वो एक्सेस इन्वेंट्री कैरी करे, इसलिए वो ये ड्यूटी भी आप को ही दे देते हैं कि उनकी इन्वेंट्री की टेंशन भी आप ही ले लो। वो चाहे एक दिन की इन्वेंट्री पर हो या 10 दिन की, उसको जब स्टॉक चाहिए तब चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप कस्टमर को वेट कराओगे तो कस्टमर पतली गली से निकल लेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वेयर हाउसिंग। अब देखो, ये मत कहना कि मैं हर कंपोनेंट को सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल रहा हूँ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का। इसको ऐसे समझो कि आपके हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेग्स, या फिर आईज, या फिर हार्ट। आप भी यही कहोगे कि सभी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। वैसे ही वेयरहाउसिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल ना हो पाए। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके लिए घर इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में घर ना हो तो सब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे हर वक्त। दुनिया में कोई भी शांत नहीं होगा। एक घर ही तो वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। पूरे दिन काम करके जब थक हार के इंसान घर आता है तो यही वो जगह है जहां वो रेस्ट कर पाता है। बस वेयरहाउसिंग को भी ऐसे ही समझो। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, मगर वो सबसे ज्यादा कहां सुरक्षित हो सकता है इससे पहले कि वो कस्टमर को डिलीवर हो। वो जगह है वेयरहाउस, प्रोडक्ट या बोले तो इन्वेंट्री का घर,
भले ही आप इन्वेंट्री को अपने कंप्यूटर में देखते हो, मगर फिजिकल रूप में वेयरहाउस ही वो जगह है जहां इन्वेंट्री सबसे ज्यादा सेफ होती है। और उसका सेफ होना इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर कभी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिस्पैच करने से पहले सेफ कंडीशन में अवेलेबल हो। तो इस कड़ी का वो तुर्क का इक्का जो ये पॉसिबल बनाता है कि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट या मटेरियल सही समय पर, सही क्वांटिटी में और सुरक्षित पहुंच पाए। ट्रांसपोर्टेशन इज लाइक veins of your body through which the blood reaches every part of your body। आप जितनी मर्जी ऑर्डर प्रोसेसिंग कर लो, इन्वेंट्री मैनेज कर लो, वेयरहाउस में गुड्स को सेफली स्टोर कर लो, मगर इसका क्या बेनिफिट? द होल पर्पस ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री एंड वेयरहाउसिंग सो द गुड्स रीच द कस्टमर सेफली। मगर कैसे? अपने आप तो चलकर नहीं चले जाएंगे, या कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और वो गुड्स कस्टमर के पास प्रकट हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल बनाता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन के बिना इम्पॉसिबल है और कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं हो सकता। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स जिसके बिना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाती और वजह बेवजह मल्टीपल स्टोरेज पॉइंट इंक्रीज कर लेती हैं कस्टमर को मटेरियल या गुड्स डिलीवर करने के लिए, उनकी एक्सपेंडिचर कॉस्ट उनके सर का दर्द बन जाती है। तो चलो एक नजर उन कंपोनेंट्स पर भी डाल लें जो पीडीएम में होने वाले एक्सपेंडिचर या कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं जब नंबर ऑफ स्टोरेज पॉइंट या डिपो इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टोरेज कॉस्ट। तो इसके बारे में हमने बात की थी इन्वेंट्री और वेयरहाउसिंग में। एक्सेस इन्वेंट्री के केस में भी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम नंबर ऑफ स्टोरेज इंक्रीज करते हैं तो ऐसे में भी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो ही जाती है। सेकंड पॉइंट है डिलीवरी कॉस्ट। देखो, डिलीवरी कॉस्ट के लिए मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। अगर आपके स्टोरेज पॉइंट ज्यादा हैं, ऐसे में डिलीवरी कॉस्ट को अक्सर आप रिड्यूस होते हुए देखोगे। वहीं जब स्टोरेज पॉइंट्स आप रिड्यूस करते हो तब डिलीवरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ऐसे में बैलेंस मेंटेन करना ही ऑर्गेनाइजेशन के हित में होता है। मेरा एक और पॉइंट है इन्वेंट्री कॉस्ट। एक्सेस इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री की कॉस्ट को इंक्रीज करती ही है, मगर साथ ही में अगर आपके स्टोरेज पॉइंट ज्यादा होंगे, ऐसे में भी हर डिपो या स्टोरेज पॉइंट पर एक इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा ही, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फिर एक और पॉइंट है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सीधे सीधे इन्वेंट्री की कॉस्ट से कनेक्टेड होती है। जितना ज्यादा स्टोरेज पॉइंट, उतनी ज्यादा इन्वेंट्री और उतनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग चार्जेस। फिर एक और पॉइंट है सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट बोले तो स्टॉक को हैंडल करना, उसकी इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा लेबर टाइप ऑफ कॉस्ट विल इंक्रीज दी सर्विस कॉस्ट टू दी स्टॉक। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है रिस्क कॉस्ट। रिस्क कॉस्ट बोले तो मोर नंबर ऑफ स्टोरेज पॉइंट्स विल इंक्रीज द इन्वेंट्री एंड दिस विल पुट द स्टॉक इनटू मोर रिस्क। नेचुरल कैलेमिटीज कभी भी बताकर नहीं आती और इसकी वजह से आपका रिस्क फैक्टर या रिस्क कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे वो कॉस्ट के फैक्टर जो अफेक्ट हो जाते हैं जब हम स्टोरेज पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं, जहां से कस्टमर को गुड्स या मटेरियल डिस्पैच किया जाना है। इससे पहले हमने बात की थी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स की, और उससे पहले हमने पीडीएम को बारीकी से समझा था। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हर एक पॉइंट को सरलता से एक्सप्लेन कर पाऊं। आई होप कि मैं कर पा रहा हूं। आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत मैटर भी करता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। चलिए फिर इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।